हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंगू। और आज जो हमें एक ऐसे गांव में जाएंगे जहां पर जो आर्य समाज का मंदिर है, और उस मंदिर में आज जो आए हैं वो हरियाणा से आए हैं, और उनके जो भी विचार होंगे वो सब विचार हम आपको सुनवाएंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं आर्य समाज मंदिर बातलोड़ में, और अब हम जो आचार्य जी आए हुए हैं उनसे जो मुख्य प्रवचन है संधि के बारे में, या स्वर जो हम शुद्ध संध्या कैसे करी जाएगी, संध्या उपासना के मंत्र शुद्ध कैसे होंगे, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उपासना रूपी संध्या, ईश्वर की भक्ति करनी है तो संध्या करनी होगी, और संध्या करनी होगी तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जो संध्या के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण ठीक ठीक आना चाहिए, है ना। पर जिनको ये उच्चारण आता है वो सिखाते नहीं, और जिनको या फिर उनको पता ही नहीं, विद्यालयों में कॉलेजों में क्या होता है, संध्या को लेकर के जो उच्चारण है कि इस वर्ण का उच्चारण ऐसे होगा, वो उनको आता नहीं है या फिर वो सिखाना नहीं चाहते हैं। दोनों बात हो सकती है। इसलिए हम सब सर्वप्रथम, चूंकि हमें संध्या सीखनी है और ईश्वर से विमुख नहीं होना है, इसलिए संध्या सीखनी है, हमसे अधर्म ना हो जाए इसलिए संध्या सीखनी है, पाप ना हो जाए इसलिए संध्या को सीखना है। इसलिए सर्वप्रथम बनता है कि हमें क्या सीखना है, वर्णोच्चारण, अर्थात किस वर्ण का कहां से और कैसे उच्चारण होगा, इसको हम सीखेंगे। ठीक है, आरंभ करें, सभी तैयार हैं, आरंभ करें वर्णोच्चारण। हाँ, तो वर्णोच्चारण में आपने सुना होगा एक स्वर होते हैं और दूसरा व्यंजन होते हैं। कहते हैं स्वर क्या है, कहते हैं स्वयं राजन्तेति स्वराः, अर्थात जो स्वयं से जिनका उच्चारण हो उनको स्वर बोलते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, है ना। स्वरों में एक सर्वप्रथम स्वर है अ। कौन सा स्वर है, अब मैं आपको उच्चारण पढ़ाना पड़ेगा तो थोड़ा इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ये कौन सा स्वर है, ये अस्वर है। क्या है इसका उच्चारण, बहुत सारे बोलते हैं ना, कहते हैं ए बोलते हैं, है ना। इस प्रकार से गलत भ्रांति है, गलत उच्चारण करते हैं ए का। तो इसका उच्चारण महर्षि पाणिनि बोलते हैं, कहते अकुहा विसर्जनीय नाम कंठः, कहते हैं ये जो अ है इसका उच्चारण स्थान कंठ है ना। इसका उच्चारण अगर हम कंठ से करते हैं तो शुद्ध होगा। और कंठ से एक बार करके देखिए, क्या बोलेगा, अ, क्या बोलना है, अ बोलना है। तो ये एक स्वर है, इसी के लिए कहा स्वयं राजन्तेति स्वराः, अर्थात जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उसको स्वर बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, आ को बोलने के लिए आपको का की आवश्यकता है, आ बोलने के लिए का की आवश्यकता है, नहीं है। आ बोलने के लिए का की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप देखें, आ के बाद दूसरा कौन सा आएगा, ई, क्या है, ई, आ ई। ठीक है, बोलते भी रहना, बोलने से अभ्यास होता है और अभ्यास से विद्या आती है ना। संध्या सीखनी है तो सबसे पहले जो इकाई है वर्णोच्चारण वो सीखना होगा, वरना नहीं आएगी। आ ई के बाद उ, आ ई उ, और उसके बाद
री, और ये लिरी। आप देखिए, इनको अगर हम कहें तो इनको बोलते हैं ह्रस्व वर्ण। क्या बोलते हैं? ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण कितने हैं हमारे? कहते हैं 5 हैं। अ, इ, उ, री, लिरी। बोलो एक बार, ये क्या है? आ नहीं है, अ। चूंकि कहते ना, एक मात्रो ह्रस्व भवेत द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, है ना? तो दीर्घ पर भी चलेंगे। तो एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है। एक मात्रा मतलब जितने समय में आपकी एक बार नाड़ी धड़कने में जितना समय लगता है वो एक मात्रक होता है। या आप ऐसे कह लो कि जितना समय में आप एक बार पलक झपकाने में जो आपका समय लगता है वो एक मात्रक है। ठीक है, तो वैसे ही इसका उच्चारण करना है। अ, इ, उ, री, लिरी। एक बार फिर बोलो, अ, इ, उ, री, लिरी। ठीक है, ये इनका उच्चारण आ गया। आप बोलो जरा, ये क्या है? री, 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 लिरी। आप बोलो। हाँ हाँ, लिरी। हरी जी। हाँ, अ, इ, उ, री, लिरी। अ, इ, उ, री, लिरी। हाँ, सबको स्पष्ट है ना? ठीक है। आ, इ, उ, री, लिरी। दीर्घ। आ का ही दीर्घ होता है आ। क्या होता है? ये चल नहीं रहा है हरी जी, कुलदीप जी, इनमें ये सही कर दो। और ई का दीर्घ क्या होगा? ई। नहीं चल रहा है। और ओ का उ, और री का री, और लिरी का तो दीर्घ होता ही नहीं है ना? लिरी का दीर्घ नहीं होता है। इसके आगे दीर्घ में और कौन होता है? ए, आई, है ना? ए, आई। वो चला क्या? छोटे करके लिखते हैं। चल ही नहीं रहे, गिर रहे हैं अभी। तो इनका उच्चारण आया, तब तक इनका उच्चारण देखते हैं एक बार। फिर बोलो, ये क्या है? अ, ये ई, उ, री, लिरी। यानी अ, ई, उ, री, लिरी। ये लिरी जो है केवल संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होता है। इसमें भी है ना? लिरी कहां प्राप्त होता है? केवल संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होता है। दूसरे हैं दीर्घ। यानी आ, ई, उ, री, हो गया। हाँ, नहीं चल पा रहे। नीचे की तरफ लिखा है। हाँ, ये ऐसा होता है ना, नीचे की तरफ लिखा, बीच में मध्य में लिखे। हाँ, वो हरी, दिल्ली का कुछ नहीं होगा। ए, आई, ओ, अगर मिल जाए तो देख लो। कोई नहीं, देखते हैं। तो आ का दीर्घ क्या होगा? आ।
आ का दीर्घ आ, ई का ई, उ का उ, री का री, और लिरी का दीर्घ नहीं होता है, लिरी का क्या हो जाएगा, 0 है। फिर और दीर्घ क्या है, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ये भी दीर्घ है। इनका उच्चारण करने में कितना समय लगाना है हमें, इनका उच्चारण करने में द्विगुना, एक मात्रो दीर्घ भवेत, द्विमात्रो एक मात्रो ह्रस्व भवेत, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, तो द्विमात्रा का समय लगाना अर्थात दुगुना समय लगाना। जितना समय हम इसका उच्चारण में लगाते हैं उसका दुगुना समय कहां लगाना है, दीर्घ में, है ना। हमने अ कहा, अ, इसका दुगुना समय लगाना आ, यानी अ आ, ई उ री री, और ए आई ओ औ। इस प्रकार से हम दीर्घ वर्णों का उच्चारण करते हैं, है ना। एक बात बताओ, यहां आ को बोलने के लिए आई की आवश्यकता है क्या, नहीं है। आ को बोलने के लिए री की आवश्यकता नहीं है, अर्थात स्वर जो होते हैं, संस्कृत में इसको अच बोलते हैं, तो स्वर जो होते हैं इनको खुद से उच्चारण होता है, इसीलिए कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं से जिनका उच्चारण हो वो क्या है, स्वर है। प्लुत, ह्रस्व आ के बाद में यदि आप तीन इकाई हिंदी वाली लिखते हैं तो इस तीन इकाई का ये जो है ये चिन्ह है एक, और इस चिन्ह का नाम है प्लुत, अर्थात प्लुत चिन्ह है। तो ये जो वर्ण हो जाता है वो हो जाता है प्लुत, और इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि जितना समय आपने ह्रस्व को बोलने में लगाया है उसका दुगुना समय आपने दीर्घ को बोलने में लगाया, और इसका 3 गुना समय आप कहां लगाओगे, प्लुत में लगाओगे। समझ गए ना, जितना समय आपने ह्रस्व आ को बोलने में लगाया है उसका 2 गुना समय दीर्घ और उसका 3 गुना समय प्लुत। इसलिए इस प्लुत का चिन्ह होता है हिंदी में 3 गुना समय लगाया ना, हिंदी में 3, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई ऐसे लिखते थे ना, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई 7 इकाई 8 इकाई 9 इकाई 10 की 1 दहाई, तो ये 3 इकाई है, इसी का प्लुत चिन्ह है। तो ये भी ई प्लुत बनाना हो 3 लिख दो, उ प्लुत बनाना हो ह्रस्व वर्ण लो 3 लिख दो, 3 इकाई, है ना, वो प्लुत वर्ण हो जाएगा। री के पीछे भी प्लुत, लिरी के पीछे प्लुत चिन्ह, और ए प्लुत, आई फिर प्लुत, ओ प्लुत, औ प्लुत, ये सभी प्लुत वर्ण होते हैं। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में ये सभी स्वर हैं, है ना। आपके पास देखिए ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है, इनका उच्चारण करना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये स्वर हैं और ये स्वर 3 भाग की है। संस्कृत वर्णमाला में 3 भाग करने से इनका अलग अलग भाग हो जाते हैं। पहला है ह्रस्व, फिर दूसरा है दीर्घ, तीसरा कौन सा है, प्लुत है। ह्रस्व का उच्चारण कैसे करेंगे, बोलिए अ, दीर्घ का आ, प्लुत का आ, बस 3 गुना समय लगाना है ना। ऐसी ई उ री और लिरी, यानी लिरी का 3 गुना करेंगे, लिरी ऐसा बोलेगा, लिरी बोलते रहिए। इसका आई हाँ, इसका दीर्घ क्या है, ए, और प्लुत क्या हो जाएगा, ए, यानी ए आई ओ औ। उच्चारण आया समझ में, अर्थात 3 भाग करने से ये
इसी के लिए बोलते हैं एक मात्र भवेत ह्रस्व, एक मात्रे वाला ह्रस्व, एक सेकंड जिसमें लगी वो ह्रस्व, एक पल झपकाने में जितना समय लगा वो उतने समय में कौन बोलना है? ह्रस्व। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दुगुना ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय जिसमें लगे वो दीर्घ, दुगुना समय जिसमें लगेगा वो कौन हो गया? दीर्घ है। दो बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है उतने में दीर्घ बोलेगा, समझ गए? यानी ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय दीर्घ और ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय जिसमें लगे वो प्लुत है। अच्छा, आप जानो, जब हम लिखते बोलते हैं ना ओम, यहां पुस्तक के ऊपर लिखा है ना ओम अपना, ओम, तो ओम में जो ओ है वो कौन से वाला है? वो प्लुत है, प्लुत है ना। तो इस ओम का उच्चारण कितना करना है? जितना लिखा है, ओम जितना प्लुत का उच्चारण होता है उतना ही करना है, यानी ओम, बस इतना ही, क्योंकि प्लुत का उच्चारण तो उतना ही होगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओम कहाँ शुरू करा था और मां पहुंचने में कितने घंटे लग जाते हैं, बहुत लंबा लंबा इसको ले जाते हैं, वो गलत उच्चारण हो जाता है। क्योंकि जितना समय लिखा है उतना ही, जिसमें ओ के बाद में प्लुत चिन्ह लगा है ना, तो उतना ही बोलना है। ये आपको स्पष्ट है? किसी को कुछ पूछना? एक बार उच्चारण करा लेते हैं सबसे, एक एक का अलग अलग कराते हैं। आप करो। नहीं, अंतर अंतर, आ इसमें और बढ़ाओ थोड़ा। आ ई उ री लिरी लिरी ए आई ओ आऊ। स्पष्ट हो गया? आगे चले, आगे चलते हैं। अनवग भवती व्यंजनमिति। आपने अभी स्वर पढ़े, आपने 22 स्वर पढ़े, 22। आपने 5 ह्रस्व स्वर थे, आ ई उ री लिरी, और 8 दीर्घ स्वर थे, कितने हो गए? और 9 प्लुत स्वर थे, कितने हो गए? 22 हो गए। आपने 22 स्वर पढ़े, 22 स्वरों का उच्चारण भी पढ़ा, और ये भी जाना कि आ को बोलने के लिए ई की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको स्वर बोलते हैं। जो स्वयं से जिनका उच्चारण हो उसको स्वर बोलते हैं। अच्छा, दूसरा संस्कृत वर्णमाला में होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन के विषय में शास्त्रकार कहते हैं, महर्षि पतंजलि, नहीं पतंजलि भी बोलते हैं, महर्षि पाणिनि सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, उनकी सूत्र पे व्याख्या करते हैं पतंजलि। तो वो कहते हैं अनवग भवती व्यंजनम इति, कहते हैं कि व्यंजन क्या है? जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण हो, वो क्या कहलाता है? व्यंजन। अच्छा, ये क्या लिखा है? क्या नहीं, अभी जो आ सिखाया है वो ए बोलने के लिए नहीं है, अब इसको आ ही बोलना है, ठीक है? तो ये क्या है? इसको हटा देते हैं अभी। अब बोलो, ये क्या है? क। क्या है? क। क्या है? क। सारे बोलो। हाँ, क है। अच्छा, जितने भी आप देखोगे इस का में अगर हलंत हम लगा दें, इसको हलंत बोलते हैं, है ना? हलंत का मतलब होता है अगर किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा है, इसका तात्पर्य यह है कि उस जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा है उसका तात्पर्य यह है कि इसका स्वर बाहर है। ये देखो, अभी हमने क कहा, यानी का में अ बोला ना, पर अगर हम इसमें हलंत लगा दे तो क्या होगा? इसका जो इसके अंदर जो स्वर है
वो बाहर आ गया। ये बिना स्वर के हो गया ना, हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब ये जो का है बिना आ की सहायता के बोलो, क्योंकि बिना आ की सहायता के लिखा है ना, आ हमने बाहर कर दिया। अब इसको बोल के दिखाओ जरा। इस हॉल में कोई ऐसा है जो इसको बिना आ की सहायता के का को बोल दे? अभी बोल रहे हो आप? है नहीं बोलना है। पहले वो अभी जो सिखाया ना, अभी पहले यही सीखना इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ए नहीं है, अ है। और इस अ का जहां जहां प्रयोग होगा, जहां भी हम प्रयोग करेंगे, वो जितने भी व्यंजनों के साथ में प्रयोग करेंगे वहां भी इसका अ ही बोलना है। तो ये है का में से आ बाहर कर दिया, चूंकि हलंत लगा दिया, आ का हो गया आधा। अब इसका उच्चारण करेगा कोई? आप करेंगे जी? हो जाएगा। आ नहीं बोलना है, का बोलो। बिना आ के का बोलो, नहीं बोलेगा ना? हाँ, अभी आ निकल रहा है के। हाँ, तो बिना आ की सहायता के आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऋषि का सिद्धांत है, और ऋषि जो सिद्धांत देते हैं उसको कोई अकाट्य है ही नहीं, उसको कोई नहीं काट सकता। ऋषि ने कहा कि अगर आपको का बोलना है तो आपको आ की सहायता से ही बोलोगे, वरना नहीं बोल सकते। समझ गए ना? बिना आ की सहायता, अगर आप का बोल रहे हैं, का में से आ हटा दो, आप बोल ही नहीं सकते। आप में संसार में कोई भी नहीं बोल सकता, ऋषि की बात है ना? तो ऋषियों की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये रहा दूसरा, आ की सहायता से ही का बोलेगा, इसलिए कहा उन्होंने अनवग भवति व्यंजनम इति। वो कहते हैं कि जितने भी व्यंजन हैं उनको बोलने के लिए किसी ना किसी स्वर की सहायता की अपेक्षा पड़ती है। जितने भी व्यंजन हैं उनको बोलने के लिए किसी ना किसी स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अगर आ के स्थान पे ई लिख दो, क्या बनेगा? की। उ लिखो, कु, है ना? तो क, की, कु, इस प्रकार से हम देखें तो हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ये समझ में आ गया आपको कि जितने भी व्यंजन है इसमें किसी ना किसी स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। एक बार मुझे संशय है, उस संशय का निवारण कर लेते हैं कि ये क्या है। बोलो, एक एक से बुलवा लेते हैं आप, क्योंकि आपका उच्चारण ठीक करने में, बस अगर आपका ये ठीक हो गया ना तो आपकी वर्णमाला ठीक होगी, आपके व्यंजन ठीक होगी। बोलो, हाँ, अब ये अ है और सभी व्यंजनों में लगा है, का में भी लगा है, इसलिए आपको का ही बोलना है। हमारे पास कुछ एक है कु। कु का मतलब होता है का, ख, ग, घ, ङ। अब देखो ये क्या है? का। बोलो, का, ख, ग, घ, ङ, 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 ङ। आ नहीं बोलना है, ङ, ङ। बोलो, का, ख। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये दूसरा और ये चौथा, इन पे बल लगाना है तो शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। बोलो, क, ख, का, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ। बोल के दिखाओ। अंग जो बोल रहे हैं ना आप, अंग में से आ हटा दो, क्या बचेगा? अंग, अंग। अभी सिखाएंगे, आप बोलिए। हाँ, घैनी घ,
हाँ, ये आप जो के, खे, गे, घे, घ ये बोल रहे उसके लिए इतना अभ्यास कराया जा रहा है। ठीक है, एक बार पुरुषार्थ कर लिया तो जीवन भर के लिए समाप्त, दोबारा फिर नहीं करना। आप बोलिए अंगा, अंगा, अभी आप अंगा ही बोल लीजिए, अंगा, ऐसा अंगा है, कोई नहीं आ जाएगा अभ्यास में। हाँ अंगा, हाँ बोलो, ज्ञानी ग, हाँ 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 बोलो गंगा, गंगा बोलो, गंगा, गंगा, गंगा में से गा हटा दो, क्या बना? गंग, गंग बना, गंग में से भी शुरू का गा हटा दो, जो बनेगा वो ये है गंगा। ठीक है, हाँ अब बोलिए का, खा, गा, खा, अंगा। हाँ, इसका ऐसे बोलते हैं का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा जी। क, ख, ग, घा, घा, हाँ, गा, 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 हाँ, घा, हाँ जी, हरी जी, हंगा जी, गा, हाँ, का खा गा घा घा अंगा जी, जी अंगा, का खा गा। आज ऐसे नहीं लग रहा कि हमारी आयु होगी 40-50, हम पहली क्लास में बैठ गए हैं, जीवन निकल गया इनको पढ़ते पढ़ते, फिर भी इन पे आ गए। ठीक है, कोई नहीं। अगला है चा, छा, जा, झा, या। बोलिए चा, छा, जा, झा, या। चा, छा, क्या कहा था? जिसपे ये दूसरा और चौथा वर्ण पे बल दे के लगाना है, इसलिए इनको महाप्राण बोलते हैं। दो प्रकार के वर्ण हैं हमारे व्यंजनों में, जिन पे नहीं लिखा, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, ये होते हैं अल्प प्राण। इनको कम प्रयत्न से, कम प्राण से ही बोला जाता है। जैसे क, कम लगा, ख, महाप्राण, ज्यादा प्राण लगा ना, क, ख, ग, घ, ङ। तो देखो पहले वाले, पहला, तीसरा और पांचवा, इनको बड़े धीरे से बोला जाता है, कम प्राण लगा करके, तो शुद्ध बोलेगा। और यानी दूसरा और चौथे पे हम क्या करते हैं, इन पे अधिक प्राण लगाते हैं, इसलिए इनको महाप्राण वर्ण बोला जाता है। संस्कृत भाषा में ये महाप्राण है, और जितना हम महाप्राण लगा करके बोलते हैं उतना शुद्ध बोलता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं गच्छति, 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 यानी जाता है। गच्छति का हिंदी अर्थ होता है जाता है, लेकिन उसका शुद्ध होता है गच्छति। गच्छ, वो छा पे बल देना है, गच्छति। अब गच्छति में गच्छति तब बोल पाएंगे जब अलग से अभ्यास किया होगा। तो बोलिए च, छा, जा, झा, या, 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 चा, छा, जा, झा, या, चा, छा, जा, झा, या। बोलिए क, ख, ग, घ, ङ, चा, छा, जा, झा, या, या। हाँ, एक बार बोलिए चा, छा, जा, झा, या। चा, छा, जा, झा, या। या। हाँ, उत्तम। अग्रे आप चा, छा, जा, झा, या। चा, छा, जा, झा, या। हाँ, या।
या, कोई नहीं, हो जाएगा ये भी ठीक। तो इनका इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो इन 10 वर्णों में, स्पष्ट ना हुआ हो, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा। बोलिए, टा, ठा, डा, ढा, णा, 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 टा, ठा, डा, ढा, णा, टा, ठा, टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा, डा, ढा, णा। हाँ, एक बार बोलते हैं, टा, ठा, डा, ढा, णा। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, बोलिए जी। हाँ जी। अणा, अणा नहीं बोलना। अणा में से शुरू, प्रारंभ में जो आ लगा है उस प्रारंभ के आ को हटाना है, अणा बोलना है। अणा, 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 ऐसा अभ्यास करना है अणा बोलने का। अणा, अणा, है ना। अब ता, था, दा, धा और ना। बोलिए, ता, था, दा, धा, ना। बोलिए, ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। बुलवा लेते हैं। हाँ, बोलो। हाँ जी जी। जी। हाँ, बोलिए, पा, नहीं, पा, पा। हाँ, दोनों ओष्ठों को मिला करके मिलता है ये, दोनों होठों को मिला करके पा, 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 फा, 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 बा, बा, भा, मा, मा। बोलिए, पा। ते नहीं बोलना है किसी को, क्या नहीं बोलना है, ते नहीं बोलना है, क्योंकि हमने क्या सीखा है अभी, ए नहीं होता, वो आ होता है। इसलिए पा में क्या है, आ है, तो क्या बोलेंगे, पा, फा, बा, भा, मा। बोलिए, फा नहीं बोलना है। फा बोलने से यहाँ ये आ जाएगा, आपको बोलना है जैसे पा बोला, पा, वैसे फा बोलना है। फलम नहीं होता, फलम होता है। क्या बोलना है, फलम। ऐसी पा, फा। बोलिए, पा, फा। दोबारा बोलो। इसमें बड़ी दिक्कत होती है, हर कोई इसको फा, फलम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि सबका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ से ही अभी हम बताएंगे, वहीं से बोलेंगे सब जी। भैनी, भा। हाँ, भामा जी। हाँ जी जी। पा, फा, बा, भा, मा जी। भय में नहीं, भा, मा, भामा। महाभारत में से भामा, तो भा और मा, इसको भा और इसको मा।
चूंकि इसमें आ है ना, इन सभी वर्णों में ह्रस्व आ है, इसलिए जी। जी हाँ, पा फा बा भा मा। ये कितने वर्ण हो गए? कितने वर्ण पढ़ लिए अभी आपने? 25 वर्ण पढ़ लिए। इसलिए इसको बोलते हैं, पहले को बोलते हैं का वर्ग, का वर्ग, ठीक है। इसको बोलते हैं चा वर्ग, इसको बोलते हैं टा वर्ग, इसको बोलते हैं ता वर्ग, और आगे पा वर्ग। एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं एक वर्ग में। और ये जो एक वर्ग बना पूरा, ये जो का वर्ग है, का वर्ग के अंदर का खा गा घा उंगा आया है, इन सबका एक ही उच्चारण स्थान है और वो होता है कंठ। क्या? और कंठ कहाँ है आपका? हाँ बिल्कुल सही, यही, ठीक है, इसी का नाम कंठ है। तो ये सभी कंठीय वर्ण है। कौन से वर्ण है? कंठीय वर्ण उसको बोलते हैं जो वर्ण कंठ से बोले जाएं। अगर हम इनका कंठ के अलावा कहीं और से उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण नहीं होगा। इनका शुद्ध उच्चारण कंठ से बोलने से ही होगा, है ना। इनका शुद्ध उच्चारण कैसे होगा? कंठ से बोलने से ही होगा। बोलिए एक बार, का, खा, गा, घा, ंगा, ये सब क्या है? कंठीय वर्ण है, 5 के 5। अगला है चा वर्ग। चा वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 है। ईच ऐसा नाम तालु, ये कहां से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। चा वर्ग पूरा का पूरा कहां से बोलेगा? तालु स्थान से बोलेगा। अब समस्या यह आई, तालु बोलते किसको हैं? तो मैं बता देता हूं, हमारे जो ऊपर वाले दांत हैं उनका जो जड़ है, मूल भाग है ना, चा बोलिए। चा बोलने में जहां जिह्वा टच कर रही है, हमारी जिह्वा जीभ जहां टच कर रही है उस स्थान को बोलते हैं तालु, ठीक है। तो चा, छा, जा, झा, या, इन सब का स्थान तालु है। स्पष्ट हो गया? ये कंठीय वर्ण है और ये तालव्य वर्ण है। तालव्य अर्थात तालु स्थान से बोलने वाले वर्ण। ये तालु के स्थान से कहीं और से बोलोगे तो शुद्ध बोलेगा ही नहीं। और चलते हैं ऊपर, टा वर्ग। टा वर्ग में भी 5 वर्ण है। 5 वर्ण है ना। कौन से? टा, ठा, डा, ढा, ना। बोलो, टा, ठा, डा, ढा, ना। टा, ठा, डा, ढा, ना बोलने में जहां जिह्वा टच कर रही थी उस स्थान का नाम है मूर्धा। क्या नाम है? मूर्धा। टा बोलो, टा। टा बोलने में आपकी जिह्वा ऊपर मुड़ करके जा रही है ना, और जिस स्थान को छू रही है, जिस स्थान को टा बोल करके आप अनुभव करो, जिस स्थान को छू रही है टा, उस स्थान का नाम है मूर्धा। टा बोलने में जिह्वा मुड़ करके ऊपर जा रही है, फोल्ड हो रही है, और जिस स्थान पर टच हो रही है, यानी तालु, ऊपर वाले दांत का जो मूल है वो तालु, उसके थोड़े से पीछे जाएंगे तो उस स्थान का नाम मूर्धा। और ये सारे वर्ण कहां से बोलेंगे? मूर्धा स्थान से बोलेंगे। मूर्धा स्थान से बोलते हैं तो शुद्ध बोलेंगे, अन्यथा की अवस्था में शुद्ध नहीं बोलेंगे। स्पष्ट हो गया? यह है तावर्ग। तावर्ग में 5 वर्ण आपने पढ़े, ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना, इनको बोलते हैं लिरितुलसानाम दंत्या, अर्थात ये दांतों से बोलने वाले वर्ण हैं। हल्की सी जीभ दांतों से टच होगी, बहुत हल्की सी, आप महसूस करोगे, धीरे से बोलोगे, धीरे धीरे तो महसूस होंगे। ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। हल्की सी जिह्वा आपके दांतों से टच होगी, इसलिए 5 के 5 वर्ण कहां से बोलेंगे? दांतों से बोलेंगे, इसलिए इनका नाम दंतीय वर्ण है। दंतीय वर्ण इनको बोलते हैं। ये जो 5वां वर्ग आपके सामने लिखा है, इसके अंतर्गत भी 5 ही वर्ण हैं। 5 के 5 वर्ण कहां से बोलते हैं? ओष्ठ, उपपद्मानीय नाम ओष्ठः। ये दोनों होठों से बोलेंगे। जब तक आप दोनों होठों को टच नहीं करते तब तक आप इनको बोल ही नहीं सकते।
पा बोल के देख लीजिए, पा। पा तभी बोलेगा, पा बोलने में दोनों होठों का प्रयत्न लगेगा ही लगेगा। पा पा बोलेंगे तभी ये शुद्ध बोलेंगे। स्पष्ट हो रहा है ना सबको? किसी को स्पष्ट ना हो तो बता देना। फा, इसलिए जब पा दोनों ओष्ठों को मिलाने से बोलेगा तो फा भी कहां से बोलेगा? दोनों ओष्ठों को मिलाने से, है ना। और जब हम फा बोलते हैं तो फा बोलने में दोनों होठ नहीं मिलते, तो वो शुद्ध उच्चारण नहीं है। शुद्ध उच्चारण क्या कहलाएगा? जब हम दोनों होठों को मिलाकर के फा को बोलेंगे। तो पा फा, बा, बा भी देख लीजिए, बा भी ऐसे बोलेगा, और भा और म। स्पष्ट हो गया? म। ये एक चीज और इसी के साथ में ले लीजिए, ये शा दिखाई दिया, शा। जहां से चावर्ग बोलता है, जिस स्थान से चावर्ग बोलता है, अगर आपको शा बोलना हो तो उसी स्थान से बोलना पड़ेगा। अर्थात आप बोलिए चा, शा, चा, शा। चूंकि शा का भी उच्चारण स्थान ऐसा नाम तालु, तालु अर्थात चा छा जा झा, यहाँ का उच्चारण स्थान तालु, और शा का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इसका अभ्यास कैसे करेंगे? जैसे चा बोलते हैं, जिस स्थान से चा को बोलेंगे वैसे ही शा को। तो अभ्यास कीजिए, क्योंकि इसमें बड़ी गड़बड़ है लोगों की, अभी दो और है इसके अतिरिक्त। बोलिए चा, शा, चा, शा, चा, शा, चा, शा, चा, शा, चा, शा, चा, शा। स्पष्ट हो गया? ये शा कैसे बोलना है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं उनसे कहो शुद्ध देशी घी लेकर के आओ, तो कहते हैं शुद्ध देसी घी, यानी इस शा के स्थान पे दूसरे दंते शा का प्रयोग करते हैं। एक और है, इसका भी आपको अभ्यास करना है। टा बोलिए, टा, पूरा टा वर्ग बोलो। टा, ठा, डा, ढा, णा बोलो। जहां से टा ठा डा ढाना बोल रहा है उस स्थान का नाम क्या है? मूर्धा। मूर्धा है ना। तो जहां से टा ठा डा ढाना बोल रहा है वहां से ही ये वाला शा बोलता है। अब इसका अभ्यास कैसे करना है? अभ्यास करने के लिए पकड़िए, बोलिए टा, शा, टा, शा, टा, शा। जहां से टा बोल रहा है वहीं से इसका बोलने का अभ्यास करना है। बोलिए टा, टा, शा, टा, शा, टा, शा। दोनों में अंतर आया कुछ? दोनों में अंतर, चूंकि ये है तालु, ये दांतों के जड़ से बोलेगा, यानी तालव्य स्थान से बोलेगा, और उसके ऊपर से थोड़ा चलेंगे तो ये मूर्धा स्थान से बोलने वाले वर्णों के साथ में ये मूर्धन्य शकार बोलेगा। इसको बोलते हैं मूर्धन्य शकार। तो क्या बोलेगा? शा। बोलिए, बुलवा लें एक बार, इसको बोलिए शा, शा, शा। हाँ हाँ, शा, शा, श्रानी शा, हाँ शा। अर्थात ये स्पष्ट हो गया ना कि जहां से, जिस स्थान से हम चा बोलते हैं उसी स्थान से शा बोलेगा। स्पष्ट है? आगे चलते हैं। टा बोलिए, टा, 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 शा, टा, शा, टा, शा। जिस स्थान से आप टा बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक उसी स्थान से आपको शा बोलना है। ठीक है? बोलिए शा, शा, शा,
हाँ, शा, ता, शा, ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, ता, शा। तीसरा सकार है दंतव्य सकार, इसको बोलते हैं सा। सा, इसको बोलने में दोनों दांतों का स्पर्श होगा, हल्की सी जिह्वा भी लगेगी। बोलिए सा, सा, बोलिए ता, 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 सा, सा। ये तो सबको आता है, ये तो सबको आता है। बोलिए सा, बोलते रहिए सा, 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 सा। ये तीनों का भी पता लगा। कई बार विद्यालयों में अध्यापक पढ़ा देते हैं और पढ़ा देते फिर भी उतना स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो स्पष्ट करना चाहिए। इसका अच्छा तरीका यह है कि जहां से चा बोलेगा वहां से ये शा बोलेगा, चा, शा, चा, शा। ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी है वर्णोच्चारण शिक्षा, वहां इसको स्पष्ट लिखा है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। जहां से टा बोलेगा वहां से शा बोलेगा, जहां से ता बोलेगा वहां से। अब जहां से का मतलब क्या है, चा कहां से बोल रहा था, तालू, तो शा भी कहां से बोलेगा, तालू। और ता कहां से बोल रहा था, मूर्धा, तो शा का भी स्थान क्या हो गया, मूर्धा। तो ता कहां से बोल रहा था, दंत, दंतव्य, तो सा का भी उच्चारण के स्थान क्या हो जाएगा, दंत, दंतव्य। यानी तालु, मूर्धा, दंतव्य। स्पष्ट हो गया इतना? इतना व्यंजन वर्णमाला स्पष्ट? ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं पूछना आगे चले? ठीक है। हाँ, उसको आगे आएगा, क्योंकि ये जो वर्गों में बांटे गए हैं ये एक ही स्थान है। अब देखिए कंठ से हम क्या क्या बोलेंगे। कंठ से क्या बोलेंगे, अ बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे, कु यानी का वर्ग। कु का मतलब पूरा का वर्ग। इस कु लिखने से पूरे का वर्ग को बोध होता है, यानी का, खा, गा, घा, ंगा। ठीक है, का, खा, गा, घा, ंगा। और क्या बोलेगा, हा, हा। और क्या बोलेगा, इसका नाम है विसर्ग, है ना, ऐसा मिलता है ना ये। तो इन सभी वर्णों का आ बताओ, आ कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत बताया था ना भाई। अभी आपको जब स्वर पढ़ाए थे तो स्वर हमने बताए थे 3 प्रकार के हैं। स्वर कौन कौन से हैं, एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, एक प्लुत है। तो इस आ से तीनों प्रकार के आ ले लीजिए, है ना। और को कहने से 5 वर्ण, का वर्ग के अंतर्गत आने वाले 5 वर्ण, यानी का, खा, गा, घा, ंग, 5 ये, और हा। और इन 2 बिंदी को बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। और विसर्ग का उच्चारण होता है आधे हा में। विसर्ग का उच्चारण कैसे करते हैं, आधे हा में करते हैं। तो इसको विसर्ग जो होता है किसी ना किसी स्वर के बाद होता है, विसर्ग जो होगा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। क्या है, कंठ। यानी तीनों प्रकार का अ, यानी अ, आ और का वर्ग, यानी का, खा, गा, घा, ंगा और हा और विसर्ग। ये संस्कृत वर्णमाला में इन सबका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कंठीय वर्ण। ठीक है। अगला ई, चू, या और शा। ई, चू, या और शा। ई से तात्पर्य क्या लोगे आप, तीनों प्रकार के ई। तीनों प्रकार के ई। ई मतलब
ह्रस्व, दीर्घ और प्लुति, और चू अर्थात पूरा अच्छा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या और या और शा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? तालव्य। तालु से बोलने वाले वर्ण है ये। हमने ई बताए थे ना स्वर, तीनों प्रकार के ई हो गए, और चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या और या का भी उच्चारण स्थान यही है, और शा, इनका सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये आपका नियम बन रहा है, हरि, टू, रा और शा, ये नियम बन गया आपका। ये अलग नियम बन गया, ये अलग, ये अलग। कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से स्वर कहां से बोलते हैं? यानी री, टू, टावर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, और टावर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5, टा, ठा, डा, ढा, णा। पूरे टावर्ग को एक वर्ण से कहना हो, एक वर्ण और एक स्वर से, तो हम टू कहेंगे। अगर पूरे कावर्ग को एक वर्ण और एक स्वर से कहना है तो हम कु कहेंगे। पूरे चावर्ग को कहना है तो हम चू कहेंगे। पूरे टावर्ग को कहना है तो हम टू कहेंगे। पूरे तावर्ग को बोलना हो 5 के 5 को तो हम टू कहेंगे, और पूरे पावर्ग को बोलना है तो हम पू कहेंगे। इसलिए इनको बोलते हैं कुचुटु तुपु। ठीक है, कुचुटु तुपु। इनको उदित भी बोलते हैं संस्कृत में, क्योंकि इनके अंत में ओ आ रहा है तो ये उदित है। वो अंत में ना तो उदित है। ऊ लगने से पूरे 5 का ग्रहण कराता है, पूरा 5 का बोध कराता है। तो री का उच्चारण स्थान नहीं, टावर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। री का भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। जहां से टा बोलेगा वहां से री बोलेगा, जहां से टा बोलेगा वहां से री बोलेगा, और वहीं से रा भी बोलेगा, रा, और वहीं से शा बोलेगा। बोलेगा नहीं? बिल्कुल बोलेगा। टावर बोल के देख लीजिए, टा, ठा, डा, ढा, डा, फिर वहीं से री बोलेगा, री, री, वहीं से रा बोलेगा, रा। रा बोलने में भी आपकी जिह्वा ऊपर ही प्रयत्न कर रही है ना, ऊपर ही जा रही है, रा, और वहीं से शा बोलेगा। स्पष्ट हो गया? आगे क्या रहा? रिटोसा नाम मूर्धा, लिरी तुलसा नाम, लिरी। ये देखिए, लिरी, टू, ला और सा। जहां से तावर्ग बोलेगा, जिस स्थान से तावर्ग का उच्चारण होगा, ता, था, दा, धा, ना, वहीं से आपका लिरी बोलेगा। लिरी बोल रहे थे ना, ह्रस्व में आ रहा था, और वहीं से आपका ला बोलेगा, और वहीं से आपका सा बोलेगा। लिरी तुलसा नाम अंताहा। और जहां से आपका पावर मिलता है वहीं से आपका ऊ बोलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे चले, इसका अभ्यास साथ साथ में करना है। कुछ चीजें और हैं। अंतस्थ, या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण मैंने लिखे हैं। इनको हम संस्कृत वर्णमाला में अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ का अर्थ तात्पर्य यह है कि ये अंतस्थ हृदय प्रदेश से बोलते हैं। हृदय प्रदेश, अगर आपको शुद्ध बोलने हैं तो हृदय प्रदेश से बोलेंगे। जैसे बोल के देखिए, या बोलने में आपके हृदय में कुछ भारीपन सा टाइप का वहां होगा, या आवाज भी जिह्वा अंदर से ही आएगी, या। और ये अंतस्थ, या और रा, 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 ला, वा, या। बोलो, या, रा, ला, वा। इनका नाम अंतस्थ इसलिए है क्योंकि अंदर से बोलते हैं, हृदय प्रदेश से बोलते हैं, इसका नाम इसलिए इनका अंतस्थ है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऊष्म वर्ण भी होते हैं। ऊष्म कौन कौन से होते हैं? जो अभी पढ़ा भी चुके हैं। ये हृदय प्रदेश से बोल रहे थे ना, आपके हृदय प्रदेश से बोल रहे थे। इन 4 वर्णों को ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं। ऊष्म वर्ण जब बोलोगे आप, इनका उच्चारण करोगे श, श, स, ह।
तो आपके अंदर से गर्म वायु आएगी, गर्म। अब बोल के देख लीजिए, श श सा हा। आपके अंदर से आपकी जो वायु निकल रही है और आपकी हथेली पे जब टच हो रही होगी तो आपको हल्की सी गर्माहट वाली वायु लगेगी, है ना। इसलिए इनका नाम क्या है, ऊष्म वर्ण। स्पष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त हमें और क्या जानना है, हम ये जानना है कि संयुक्त वर्ण। आपको हा का पता लग गया, विसर्ग का पता लग गया, स्वरों का पता लग गया है, व्यंजनों का पता लग गया। अब आपको जानना है संयुक्त वर्ण। अब देखना संयुक्त वर्ण में कैसे, आपने जा लिखा और जा के नीचे हलंत लगाया, इसका मतलब यह है कि इस जा में स्वर नहीं है। अभी दिखाया था ना, शुरू में समझाया था। तो जा प्लस या पूरा, जा और या। इससे पहले भी हम आपको एक चीज और बता देते हैं, फिर ये बताना थोड़ा आपको लिए आसान होगा। इन तीन का बताना था। अब देखिए, ये है का वर्ग का। आज तक हमें ये पढ़ाया गया है कि तीनों क्या हैं, आड़े खाली। ऐसे बोलते हैं ना स्कूल में। स्कूल में क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे का खा गा घा आड़े खाली, चा छा जा झा आड़े खाली, टा ठा डा ढा आड़े खाली। अब पता नहीं किसकी बुद्धि खाली थी, पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों की। तो ये आड़े खाली नहीं है, आड़े खाली तो है नहीं। ये एक वर्ग का वर्ण है, का वर्ग का ये वर्ण है, चा वर्ग का ये वर्ण है और टा वर्ग का ये वर्ण है। अभी इसका उच्चारण क्या होगा, जब का वर्ग का जो का हमने बोला उसको कहां से बोला, कंठ से बोला हमने, फिर खा बोला कंठ से, का खा गा घा इन सबको बोलते रहे, पर इसको क्या बोले, तो इसको बोला ऊंगा। इसका उच्चारण ऊंगा। ऊंगा उच्चारण आप ऐसे सीख सकते हैं जैसे आप पुरानी पुस्तक जो हिंदी की आती हैं उनमें एक शब्द लिखा मिलता है गंगा। गंगा आपने देखा ऐसा लिखा हुआ गंगा? नहीं देख, कुछ ने देखा होगा, कुछ ने ऐसा लिखा देखा होगा। आजकल ऐसा लिखते हैं, पुरानी पुस्तकें जो हिंदी की हैं उनमें ऐसे लिखते हैं। कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि यहां जो ये अनुस्वार आया है वो इसी को उठा करके यहां रख दिया है, व्याकरण के नियम से आ जाता है ना, इसी को उठा करके यहां रख दिया, बाकी बात चीज एक ही है। अब देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, गंगा। क्या लिखा है, गंगा। क्या है, गंगा। गंगा लिखा है ना, गंगा। इस गंगा में इसका संधि विच्छेद करो, नहीं पद विच्छेद करो। इसका पद विच्छेद क्या हो जाएगा, पदों में विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा। यही है ना, यही है। अभी भी तो गंगा है, ये जो यहां लिखा है वो यहां है, यानी गंगा, यानी गंगा गंगा गंग। आपको बोले, अभ्यास आपको करना है, आप भी बोलो गंगा गंग। पूरा बोलो, अलग अलग बोलो, गंगा। ऐसे बोलो, गंगा बोलो, इसको बोलो, ये गंगा गंग। अच्छा एक काम करो, गा को हटा दो, क्या बन गया, गंग। क्या बना, क्या बन गया, गंग बन गया। क्या बना, गा और गा, गंग, गंग बन गया। बोलो जरा, अभ्यास करो, गंग। क्या बना, गंग। क्या बना, ओ एक बार और, एक बार और, गंग। क्या बन गया। अच्छा एक काम और करो, यहां से गा को भी हटा दो। अब बोलो क्या बन गया, अंग नहीं। अभी जो बोल रहे थे गंग बोल रहे थे ना, गंग, गंग बोल रहे थे। गंग बोलते समय बस गा ही तो हटाया है,
ंग, ंग क्या बना, ंग क्या बना, ंग क्या बना, ंग, ंग। ये बोलेगा मुख नासिका, सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका। ये वे वर्ण है जो मुख और नासिका की सहायता से बोलता है। मुख और नासिका का दोनों का प्रयोग करो, ंग, ंग। आ नहीं लगाना है आपको, क्या नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, इससे पहले आ नहीं लगाना है ना। अंग नहीं बोलना है, अंगाह अंगाह नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस ये बोलना है जो लिखा है। ंगा क्या बोलना है, बोलो ंगा, ंगा। गंगा, गंगा बोलो, गंगा में से गा हटाओ, क्या बन गया, क्या बचा, गंग, क्या बचा, गंग। आप ध्यान दो, अपना मस्तिष्क भी लगाओ और ये भी देखो नासिका और जिह्वा से बोल रहा है, ये भी लगाओ। गंग क्या बना, गंग है ना, गंगा, गंगा शब्द का ऑपरेशन चल रहा है, तो गंग अलग किया, अंगा अलग किया। अब गंग, 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 गंग में से भी गा हटाओ, क्या बचा, अंग, 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 ऐसा कुछ बचा ना, अंगा। बस ये इसका शुद्ध उच्चारण है, बस यही इसका शुद्ध उच्चारण है। इसलिए जब बोलते हैं ना का, खा, गा, घा, अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा। बोलो क्या, पूरा वर्ग बोलो अब, का वर्ग, अंगा, अंगा, अंगा। आ नहीं बोलना है, ऐसा प्रयत्न करना है, आप अभ्यास कर लेना। अभ्यास करने के लिए एक उदाहरण हमने दे दिया आपको, गंगा, गंगा में से गा, अभ्यास करते रहना, गंगा, 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 गा हटा देना, गंग, 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 गंग में से भी गा हटा देना, अंग, 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 ऐसा बचेगा। स्पष्ट हो गया? हाँ, जहां स्पष्ट ना हो मुझे बता देना, क्या होगा, टाइम ही तो लगेगा थोड़ा सा, लग जाने दो। अगला देखो, एक शब्द है संस्कृत में, चिड़िया को चिड़िया की चोंच को क्या बोलते हैं, चंचू। क्या बोलते हैं, चंचू बोलते हैं। आ गया ना, ये वो गंगा में आ गया था, ये चंचू में आ गया। पर ये ध्यान रखना, यहां ये पूरा है, यहां ये आधा है। चन, चन, चई, चई, चई आ जाएगा ना, चू, चू हटा देंगे, चई ऐसे निकल के आएगा, चई, चंचू, चंचू, है ना। पर इसको पूरा बोलेंगे तो क्या बोलेगा, इया बोलेगा। क्या बोलेगा, इया। क्या बोलेगा, इया, इया। क्या बोलेगा, बोलो, इया। क्या बोलेगा, इया। अगर एक शब्द और है, क्या है, क्या है, डंडा। डंडा में पर लगा तो आधा है ना, बोलो इसको भी, डंडा, डंडा। अब डा ये कहां से मिलता है, मूर्धा से, किस स्थान से मिलता है, मूर्धा स्थान से मिलता है। मूर्धा स्थान कहां है, जैसे टा, ठा, डा, डा, ना, वैसे इसलिए बोलेगा दं, दंडा, दंडा बोलते हैं ना, दंडा। बोलो इसको क्या बोलेगा, डंडा। डंडा में से डा हटाओ, दन, डा हटाओ ना, है ना, इसको भी हटा लो, क्या बोलेगा फिर ये, अणा बोलेगा। अणा, अणा जो बोलते हैं, अणा, वो अणा मत बोलना, मतलब हम क्या बोलते हैं, हा और अणा, अणा ऐसा बोलते हैं ना, अणा नहीं बोलना है। ऐसा प्रयत्न करो कि आप आ ना बोल पाओ, ना बोल पाओ, बस अणा, 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 अणा बोलते रहो, बोलते रहो, जितना बोलोगे उतना अभ्यास होगा। अभ्यास के लिए बोलना बहुत जरूरी है। अणा, अणा, अणा क्या बोलते हैं, अणा नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, इसको काट दो। क्या बोलना है, अणा। क्या बोलना है, हाँ, हाँ अणा बोलना है, अणा। मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है ना, हाँ, अणा। कितने बैठे होंगे, 2, 4,
5 दूनी 10, 15, 6, 20, लगभग 30 बच्चे से मिला के सब लगभग 30 बैठे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जब पढ़ाता हूँ वहां क्लास में 100-125 लोग होते हैं, तो बिना माइक के उन तक भी आवाज जाती है ना। मैं ऐसे ही पूछ रहा था, आवाज सुनाई दे रही है नहीं? तो ये समझ में आ गया। तीनों का उच्चारण अलग से, आपने का वर्ग वाला, पंचम वर्ण। अच्छा एक चीज और सुनो, ये जो ंगा, ञा, णा, ना और मा है, ये है ना 5, है ना? यंगा, याणा, ना, मा, ये 5 पांचों वर्ग के हैं। ये कहां से बोलते हैं? शास्त्रकार कहता है मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यानी मुख और नासिका की सहायता से इनको बोलते हो तो शुद्ध बोलेगा। देखो ये का वर्ग का है, का बोलने को नासिका की आवश्यकता नहीं है, खा बोलने के लिए भी नासिका की आवश्यकता नहीं है, पर ंगा बोलने के लिए मुख और नासिका दोनों चाहिए। मुख भी हो और नासिका भी हो, दोनों को मिलाकर के उच्चारण करोगे तो शुद्ध होगा। जैसे गंगा में कर रहे थे ंगा, है ना? ऐसे यहाँ मुख और नासिका, यहाँ थोड़ा सा नासिका से थोड़ा सा मुख से, स्पष्ट हो रहा है? थोड़ा सा नासिका और थोड़ा सा मुख, णा थोड़ा सा मुख और थोड़ा सा नासिका, णा ऐसी ना और ऐसी म, स्पष्ट हो गया? हाँ, इनमें बड़ी गड़बड़ होती है, ऊपर के 3 में, है ना? इनको बोल देते हैं आने खाली है। आगे चलते हैं। वर्णमाला समझ में आ रही है संस्कृत की? हाँ, संस्कृत की और हिंदी की वर्णमाला एक ही है, बस थोड़ा व्यवस्थित कर दिया है, अलग अलग थोड़ा सा विभाग कर दिए हैं। अब पढ़ते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण उसको बोलते हैं जो 2 वर्णों या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर के कोई वर्ण बना हो। उसमें ज्यादा समय लगाएंगे, 2-3 मुख्य पढ़ लेते हैं जो मंत्रों में हमारे प्रयोग में आने वाले हैं। ये होता है हलंत, दिखा है? बड़ा करूं? ये है हलंत। किसी व्यंजन के नीचे अगर हलंत लगा है तो इसका तात्पर्य है कि इस व्यंजन में से स्वर समाप्त है, अर्थात इस व्यंजन में जा में स्वर नहीं है, है ना? हलंत का ये काम होता है, मतलब ये व्यंजन आधा है, जब तक ये इसमें क्या लगा है? हलंत लगा है, तब तक ये आधा है। इसलिए एक श्लोक है, कहते हैं एक मात्रो भवेत् ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुत ज्येयो, और व्यंजनम तो अर्धमात्रकम। व्यंजन कैसा? अर्धमात्रा वाला, आधा मात्रा, आधा कर देना इसको, तो आधा जा और प्लस में या मिलाओ, क्या बनेगा? जा और या मिला करके बोलो जरा, जा या, और जा आधा, ये भी ध्यान रखना। जा कैसा है? आधा, और या कैसा है? पूरा। ये क्या है? या, जा या, जा या। अभी अलग अलग बोल रहा हूं मैं, इसको पूरा बोल रहा हूं, जा पूरा बोल रहा हूं, जा या पूरा पूरा है ना, पर इसको आधा कर दो, जा या, जा या, ज्या, या के साथ में जा मिलाओ, ज्या बन गया ना? क्या बनेगा? ज्या। क्या बनेगा? ज्या बनेगा। इसलिए इस वर्ण का नाम ज्या है, चूंकि ये आधा जा और या मिलकर के बना है ज्या, बना है ना? आधा जा और या मिलकर के ज्या बना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं ज्ञा है, ज्ञा। तो ये बताओ, आधा गा और या मिलकर के बनेगा क्या? फिर तो आधा गा और ये बनना चाहिए, है? ये बनना चाहिए ना? हिंदी की कीपैड जो भी लोग चलाते हो, जो प्रयोग करते हो, वो जब हिंदी वाले इसको टाइप करेंगे, आधा जा और या मिला करके टाइप करेंगे, तो यही रूप बनेगा, यही लिपि बनेगी। जी हाँ, मेरे फोन में हिंदी की है, मैं दिखा सकता हूं टाइप करके, मैं करता हूं। आधा जा और प्लस में या मिलाओगे तो जिया बनेगा, इसलिए, और आधा गा और या मिलाओगे तो ज्ञा बनेगा। जबकि हम इसका उच्चारण ज्ञा करते हैं, वो गलत है, नहीं करना चाहिए, है ना? तो इसको नहीं करना, उच्चारण यही है, जा और या, जा और या, ज्या, ज्या बन जाएगा मिलकर के।
हिंदी की कीपैड में आप टाइप करके देख लो, ये रूप बनेगा। इसलिए ज्ञान नहीं ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान होगा। इसलिए विज्ञान नहीं विज्ञान होगा। विज्ञान, ज्ञान वहां आता है ना, तो जहां आप इसका प्रयोग करते हो ज्ञान कीजिए, ज्ञान, विज्ञान। एक दूसरा और है, आधा का और प्लस में मूर्धन्य शकार मिलाकर के मिलाओ, का और शा पूरा है, का कंठीय है और शा मूर्धीय है। इसका घर कंठी है, इसका उच्चारण स्थान कंठ वाला है ये, और ये मूर्धा स्थान वाला है। का और शा को मिलाकर के बोलोगे क्या बनेगा? क्ष। का क्षा, क्षा है ना, क्षा के साथ में का मिलाओ, का वो क्षा का के शा के साथ में का मिलाओगे क्या बन जाएगा? का शा, का शा, का शा, का शा। का में पूरा बोल रहा हूं अभी, इसको आधा करके बोलेंगे तो बन जाएगा का शा। जो आधा वर्ण है उसको स्पीड से बोल दो, का शा, क्षा 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 बन गया। क्षा यानी ये बनेगा क्षा क्षा क्षा, का और शा मिलके क्षा क्षा। इसलिए क्या होगा? कक्षा बोलते हैं, कक्षा नहीं होगा, कक्षा। क्या बनेगा? कक्षा, है ना। जहां जहां भी इसका प्रयोग हो, क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय नहीं होगा, क्षत्रिय होगा। क्या बनेगा? क्षत्रिय। क्ष 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 है ना, ये का और शा मिलकर के बना हैक्षा, है ना। ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं। आप इसका प्रैक्टिकल जितना कर लोगे आप खुद भी समझ लोगे, औरों को भी समझा दोगे कि भाई का और शा, का उच्चारण स्थान कंठ है, इसका मूर्धा है, दोनों के उच्चारणों को मिला करके बोलोगे तो ये आवाज निकलेगी। जो आवाज निकलेगी उसकी ये लिपि होगी। इस प्रकार से लिखेंगे उसको, जैसे जा और यहां मिला के जिया बना, ऐसी का और शा मिला करके क्या बनेगा? क्षा बनेगा। स्पष्ट है? किसी को कोई समस्या हो सकती है? क्योंकि बचपन से पढ़ते कुछ और आ रहे थे, आज कुछ और पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, तो का और शा मिला करके बनेगा क्षा। और क्या है? जिया क्षा और एक ले लेते हैं त्र, ता और रा मिलाकर के क्या बनेगा? मिलाकर के देखो, तारा 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 त्रा। क्या बन गया? हाँ, त्रा त्रिशूल जिसको बोलते हैं, उसमें दो वर्ण हैं, एक ता और एक रा। ता आधा है, रा पूरा है, तो तारा तारा त्रा 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 हो गया। हो जाएगा? हाँ, ता और रा त्रा। ये स्पष्ट हो गया? हटा दें इसको, एक बार बोल लो, अभ्यास कर लेते हैं। ये क्या है? तुम दोनों भी लाइन में आ जाओ, तुम छूट जाते हो बार बार। हाँ, अच्छा, दिखने में समस्या होगी तो फिर आगे आगे बैठ जाओ। अगर दिखने में समस्या है, आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। तुम्हें सीखना बहुत जरूरी है, आगे चल के तुम लोगों को सिखाना भी है, ठीक है। तो जा और यहां मिलकर के जी हाँ, ये बोलो क्या है? क्ष। क्योंकि का बहुत छू करके निकलेगा कंठ को, और क्ष पूरा क्ष क्ष क्ष। अब देखो, का बहुत छू करके निकलता है, क्ष क्ष क्ष। जी, क्ष और ता और रा मिला करके, ये तो पता ही है, ठीक है। ये है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों में हम अनेक संयुक्त वर्ण देख सकते हैं। कहीं कहीं मंत्रों में इस प्रकार से दिया जाता है, आधा ह प्लस पूरा या। ऐसा देखने को मिला है? हाँ, तो इसका मतलब है इसमें आधा हा है और पूरा या है, तो क्या बनेगा? हा और या मिला करके बोलो हिया। क्या बनेगा? हिया। हा और
या मिला करके मैं संयुक्त वर्ण और देख लेता हूं जो मंत्रों में प्रयोग हो जाते हैं, छूटना नहीं चाहिए ना। हाँ अभी सारे बता देते हैं, ये आगे ये हो गया। आधा आधा का और प्लस में आप या मिलाओ, क्या बनेगा? क्या क्या आधा का और या क्या बनेगा? किया। और आधा का के साथ में चा मिलाओगे क्या बनेगा? आधा का और चा, च च का और च, ठीक है। और का में आधा का में रा करो, क्या बनेगा? क्रा। का है, का आधा है, रा पूरा है, तो क्या बनेगा? क्रा। क्रा बनेगा ना, हाँ क्रा बनेगा। आधा का और रा क्या बन गया? क्रा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा आधा ह और प्लस पूरा वा। एक चीज और बता दें आपको, अभी लिख के बताएंगे। आधा हा और वा मिलाकर के बनाओ, क्या बना? हा वा, हा वा, हा वा, वा, हा वा, हा वा, वा, क्या बना? वा। यानी हा लिखो पूरा, उसके नीचे वा लगा दो, ऐसे होता है ना। यानी आधा हा और पूरा वा बराबर हुआ। हा और वा को मिलाकर के बोलो, बोलो बोलो, हा वा, हा वा, वा, वा। अब एक चीज सुनो, अब जब हमने पूरा संयुक्त मिलाकर के बनाया है, जो वर्ण आपको पूरा दिख रहा है वो कैसा होता है? आधा। और जो आपको हा के अंदर वा आधा दिख रहा है वो कैसा है? हाँ ये ध्यान रखना कि हा जो यहां आकर के हमें पूरा दिखा है वो कितना होता है? आधा। और इसके अंदर जो वा आधा दिखा है वो कितना होता है? पूरा। अगर आप इतनी सही बात समझ जाओगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा और कोई समस्या नहीं होगी। अगला एक इसमें नहीं दिया है किताब में, पर एक मैं बता देता हूं। आधा पा और री मिलाओ जरा, आधा पा और री मिलाओ। री का उच्चारण स्थान बताओ पहले। री का उच्चारण स्थान मूर्धा, जहां से टा बोलता है वहां से री बोलता है ना। आप बोलो टा री, टा री, री री। अब आधा पा है, पूरा री है, मिलाओ क्या बन गया? प्री, प्री। ये बनेगा ना प्री, ठीक है। क्योंकि री आपका पूरा है तो आपको पूरा बोलना है, पा आपका आधा है तो आपको आधा बोलना है। संस्कृत में कोई साइलेंट नहीं होता, जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना है, बस बोलना आना चाहिए। पा और री क्या बन गया? प्री, प्री ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर आप पा में रा मिलाएं आप तो क्या बनेगा? पा। पा में पा आधा है, रा पूरा है, तो क्या हो जाएगा? पा और रा, पा रा। पा मैं पूरा बोल रहा हूं अभी, पर इसको जब बिना, क्योंकि आप बिना स्वर के तो बोलते ही नहीं, इसलिए पा में रा मिलाएंगे, इसको बोलो पा रा, प्रा, प्रा। क्या बोला? प्रा। ये प्रा बोलेगा और ये प्री बोलेगा। प्री, री, री जिह्वा आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, इसका अभ्यास कर लेना, ठीक है जी। बस ये इतने पर्याप्त है, मुझे लगता है इतनों में ही मंत्र आ जाएंगे। संयुक्त व्यंजन हो गए आपके? टाइम क्या हो गया? 12:30। आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? आपने पढ़ा स्वर, व्यंजन और संयुक्त वर्ण, तीन चीज पढ़ी है।
स्वर में आपने क्या जाना था कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जिनका उच्चारण खुद से हो, जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। आपने स्वर में क्या जाना? 3 प्रकार के स्वर होते हैं, है ना? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। आपने जाना ह्रस्व कितने होते हैं? 5 होते हैं, यानी अ, इ, उ, री, ली, ये 5। दीर्घ जाना कि आ का दीर्घ क्या होगा? बोलो। आ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ऊ का दीर्घ, री का दीर्घ, लिरी का दीर्घ नहीं होता, ठीक है। आ का प्लुत क्या होगा? यानी एक मात्र, कुछ कहते हैं एक मात्रा जिसके उच्चारण में लगे उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ऋषिदान बोलते हैं वर्णोच्चारण में, कहते हैं जिसके उच्चारण काल में एक पलक भर का झपने का समय लगता है उसको ह्रस्व बोलते हैं। उसके दुगुना समय, पलक झपकाने में जितना दुगुना समय लगता है उसको दीर्घ बोलते हैं। और पलक ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना जिसमें समय लगे उसको प्लुत बोलते हैं। और प्लुत का चिन्ह क्या आता? ये है ना, इसलिए ये प्लुत का चिन्ह था। इस प्लुत का चिन्ह आप देखो, आपने लिखा ओ। ओ कैसा है? ये दीर्घ ओ है, दीर्घ है ना भाई, ओ तो दीर्घ ही होता है। इसमें आपने प्लुत का चिन्ह लगा दिया तो क्या बन गया? प्लुत वाला ओ बन गया, प्लुत वाला ओ। फिर आपने इसमें मां लगा दिया, और मां भी क्या कर दिया? मां नहीं बोलना है, क्योंकि इसमें आपने क्या लगाया? हलंत लगा दिया। हलंत लगाया तो बिना स्वर के बोलना है इसको, तो कैसे बोलेंगे? ओम। ओम, मां को बंद कर देंगे क्योंकि यहां पे इसमें कोई स्वर है नहीं, ठीक है। ये रहे। अभी हम मंत्रोच्चारण को आरंभ करते हैं। आपकी ये व्यंजन स्वर और व्यंजन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अगला सत्र आरंभ करते हैं।